नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार के चुनाव में कल आखिरी दौर के वोट डाले जाएंगे और उससे पहले तमाम तरह की कोशिशें भी जारी हैं। पीएम ने बिहार के नाम पत्र लिखा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव बताकर आखिरी दांव चल दिया। इसी पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल पहले यह है कि आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड चल सकेगा क्या? क्या बिहार चुनाव में उन्हें कोई नफा पहुंचेगा? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। तो बिहार में अब आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए वोट डालने हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट, क्या इसके मायने हैं? इमोशनल कार्ड राजनीति में चलता हुआ एक बार फिर दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जुड़ गए हैं सैयद जफर इस्लाम, जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं और चितरंजन गगन हमारे साथ मौजूद हैं। आप आरजेडी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव रंजन जी आपके साथ ही। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं ये हमने सुनवा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बयान तो दया याचिका है। क्या नीतीश कुमार को पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, विरोध हो या सत्ता हो, नीतीश कुमार जी बैकफुट पर खड़े हो ये तो कोई नहीं कह सकता। उन्होंने जो बिहार में काम किए हैं, आज भी 73 वर्षों के संसदीय इतिहास में कोई इतना काम करने वाला राजनेता बिहार ने बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखा है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी बिसात क्या है और उनकी पहचान क्या है, ये भी बिहार की जनता जानती है। सिवाय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के सुपुत्र के तेजस्वी यादव अगर ऐसे राजनीति में भाग्य आजमाने आए होते तो किसी दल में टिकट की कतार में खड़े होते। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, नीतीश कुमार जी ने एक बार जो कुछ भी कहा है उस पर पार्टी का आधिकारिक बयान आ गया है। उन्होंने आखिरी चुनाव, इस चुनाव के जो तीसरे चरण को लेकर के उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव का आखिरी दौर है। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष भी देखें, ये मेरी निजी और व्यक्तिगत राय है, छोटे छोटे फायदे के लिए लोग जितने तरह के समझौते करते हैं और जिस तरह से सत्ता पाने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों पर प्रहार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जिस तरह का कोहराम है, उसमें कोई स्टेट्समैन इस तरह की बात अगर कह सकता है तो कहेगा। बाकी लोगों के बस का नहीं। उन्होंने कहा ये जनादेश इस बार के चुनाव के लिए भी अगर है तो 2025 तक के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में वो बिहार को एक विकसित राज्य बनते हुए देखना चाहते हैं, बनाकर जाना चाहते हैं। उसका दूसरा अर्थ ये भी है। लेकिन ये राजद जैसी पार्टियों को समझ में नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा। राजीव जी देखिए, हमारी जगह, राजीव जी देखिए, सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये जो टाइमिंग है जहां पर ये बयान दिया गया उसको भी देखना होगा। पूर्णिया में, सुनिए तो सर, उनको रिप्लेस करेगा। ठीक है, आपने पार्टी के आधिकारिक बयान का भी जिक्र किया, लेकिन जब पूर्णिया में ये स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार जी ने, पूर्णिया वो जगह है जहां पर अब तीसरे फेज के लिए, जिसे कोसी और सीमांचल के भूगोल का केंद्र कहा जा रहा है, वहां पर 20 सिटिंग एमएलएज हैं आपके। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। तो क्या ये इमोशनल अपील इसलिए भी है, इन 20 सीटों को भी साधने के लिए खतरा दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है एंटी इनकम्बेंसी केवल आपके मीडिया चैनल्स में है। जितने सर्वे आ रहे हैं, या तो आप जो कह रही हैं वो सही है, तो वो सारे सर्वेज गलत हैं। उन सर्वेज ने आज भी नीतीश कुमार जी को बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता माना है। आज भी एनडीए को सबसे ज्यादा। उसी सर्वे में तेजस्वी यादव ने, देखिए उसी सर्वे में तेजस्वी भी 27% पर है पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए। मुझे लगता है आपने फासले को नोटिस नहीं किया। किसी ने कहा है अगर नीतीश जी को 32-33% लोग पसंद कर रहे हैं तो तेजस्वी को भी 27% पसंद कर रहे हैं। फासला देखिए ना कितना कम है। कर रहे हैं ये तो बता दीजिए ना।
मीनाक्षी जी, एक सामान्य अंगगणित का सवाल है, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस अलायंस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, ये भी तो उदारता पूर्वक कहिए ना, एक बार दम के साथ कहिए। मीनाक्षी जी, आज भी नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव या चिराग पासवान से ज्यादा लोग पसंद करते 15 वर्षों के शासन के बाद भी। आज भी एनडीए को सबसे नहीं, ज्यादा देखिए राजीव जी, ये सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है, तो सरकार दम भरकर ही कहते हैं, ये सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है, जिस परसेंटेज को आप गिना रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 15 साल शासन किया, काम किया, उनका तो रिपोर्ट कार्ड जनता के पास मौजूद है। और जिस तेजस्वी को आप अनुभवहीन कहते हैं, अगर उसके बावजूद उन्हें 27% लोग पसंद कर रहे हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। पर खैर, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के बाद रिएक्शंस का दौर शुरू हुआ है, एक नजर उन पर। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। चलिए फटाफट एक रिएक्शन दे दीजिए राजीव जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हार स्वीकार कर लिया, विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं। नहीं, उसमें आपने सत्ता पक्ष का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये कहा है कि लालू जी से नीतीश कुमार जी 5-6 वर्ष छोटे हैं और लालू जी की जो सत्ता की भूख है और जो लालसा है आज भी नहीं मिटी है। जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, टेलीफोन पर उम्मीदवारों को निर्देश दे रहे हैं, गठबंधन के साथियों को तय कर रहे हैं किन्हें साथ रखना है, किसे बाहर भेजना है, इसके संबंध में अपने पुत्र को राजनीतिक ज्ञान भी दे रहे हैं। और अगर चुनाव लड़ने के योग्य होते तो शायद वो चुनाव लड़ रहे होते। देखिए, ये कहीं बिहार की राजनीति में कोई मुकाबला नहीं है और इसको ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। देश में 15 वर्षों के शासन के बाद अगर कोई राजनेता नहीं, लेकिन सत्ता की भूख तो राजीव जी, सत्ता की भूख क्या आपके पक्ष की तरफ नहीं है क्या? सत्ता की भूख क्या वहां पर नहीं है? बीजेपी का साथ पसंद नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, वो रास नहीं आया, तो उसके बाद साथ छोड़ दिया एनडीए का। ऑपोजिट विचारधारा की आरजेडी से गठबंधन कर लिया, फिर 18 महीने में उनका साथ भी छोड़ दिया, फिर वापस बीजेपी के साथ आ गए। जनता के सामने ये तस्वीर भी दिखाई है ना, ये भी बताइए ना। मैं आपके पूर्वाग्रहों को दुराग्रह की संज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन आप राजीव जी, पूर्वाग्रह की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये बिहार की राजनीति में तथ्य है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स हैं राजीव जी, ये या तो इनकार कर दीजिए। क्या आरजेडी के साथ आपने सरकार नहीं चलाई 18 महीने? 7 चुनाव नहीं लड़े क्या? 7 चुनाव नहीं लड़े क्या? 7 चुनाव नहीं लड़े क्या? 18 महीने सरकार नहीं चलाई। जिन तेजस्वी को चुन चुन कर गाली दे रहे हैं वही आपके डिप्टी सीएम थे ना। नहीं तो आप ये मत कहिए ना, आप ये मत कहिए कि मेरा पूर्वाग्रह है। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं, मैं आपको फैक्ट्स पर चुनौती दे रही हूँ, फैक्ट्स पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं, जिस पॉइंट पर आपसे पूछा आप उस पर जवाब नहीं दे रहे ना मुझे। यहाँ लालू प्रसाद जी की पार्टी के प्रवक्ता है और यहाँ कांग्रेस है। अरे तो उनसे पूछूंगी ना वो सवाल। 20 साल में मैं तो आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चितरंजन जी बातचीत में आइए। जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो तो बार बार लालू राज की याद दिला ही रहे हैं और इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप भी कि बीते 15 साल में कमियां या खामियां जहां पर दिखाई देती हैं, लेकिन जहां पर विकास की बात आती है, अपराध का स्तर कम होने की बात आती है, थोड़ा क्रेडिट तो आपको नीतीश कुमार को, उनकी लीडरशिप को देना पड़ेगा ना बिहार में। देखिए, जैसा अभी राजीव जी की बात मैं सुन रहा था, आप पर उनका आरोप था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप। आज जो उनका जिस ढंग से बोल रहे थे, यही बताने के लिए काफी है कि सब लोगों को आभास हो गया है। आभास ही नहीं बल्कि ये लोग स्वीकार चुके हैं कि चुनाव ही हारने जा रहे हैं और बुरा तरीका से हारने जा रहे हैं। उसी की बेचैनी, उसी की फ्रस्ट्रेशन में इस ढंग से आवाज जो निकलती है। आप नीतीश जी को देखे होइएगा, कल की बात तो खैर मान लीजिए कि यहाँ साहब चुनाव हार गए चुनाव के पहले,
लेकिन पहले के भी मीटिंग में आप देखते हुएगा कि नीतीश जी की एक शैली और एक भाषा जो रही है, काफी संयमित और काफी मर्यादित भाषा का प्रयोग वे करते रहे हैं, चाहे किसी भी ढंग की बात करनी हो। लेकिन पहली बार इस चुनाव में जिस ढंग से तुम ताम माँ बहन पर उतर गए, राबड़ी जी को गाली दिए, राबड़ी जी की बेटी को गाली दिए, लड़ाई तेजस्वी यादव से है, आप उनकी माँ और बहन को गाली देते। नहीं, अरे यार क्या ये आपकी गाली नहीं दी, ये काम करने का तरीका आपका है। नहीं काम करने का तरीका। राजीव जी आप बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी पर ऐसे सवाल मत उछालिए। नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं निजी आक्षेप नहीं। राज्य के एक संवेदनशील राजनीति। चितरंजन जी प्लीज निजी आक्षेप नहीं, आप अपनी जवाब दीजिए, फिर मैं उस पर रिएक्शन ले लूंगी। प्लीज एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं, प्लीज इस तरह की टिप्पणियां नहीं, बोलिए चितरंजन जी। कहे ना कि पूरी पार्टी जो है सो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब राजीव जी की बात सुनिए। नहीं आप राजीव जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चितरंजन जी कब उन्होंने गालियां दी? एक सेकंड देखिए, प्रचार में जिस तरह की बातें हो चुकी हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते। चितरंजन जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बिहार के ही अगर आंकड़ों पर आप नजर डाल लें, 2017, 18, 18-19 का जो जीडीपी है, डबल डिजिट का जीडीपी है, इससे इनकार कर लेंगे क्या आप? जो विकास की रफ्तार बिहार को उन्होंने दी है, तुलनात्मक अध्ययन करिए, तुलनात्मक आधार पे बात करिए। क्या आरजेडी सिर्फ परसेप्शन की बात कर रही है? क्या तेजस्वी सिर्फ परसेप्शन पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। केवल यह लोग जो है डेंटिंग पेंटिंग की सरकार है, प्रचार प्रसार पर आप जो कहे ना, मेरे पास यह जो है एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी का मेरा डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है, जिसमें 2005 में संज्ञेय अपराध हुआ 1,04,778 और 2019 में हुआ 2 लाख की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? मीनाक्षी जी मैं बोल रहा हूँ, आप लालू यादव जी की और सुभाष यादव की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? अरे सवाल जो पूछे उसका जवाब न सुनिए आप। मैंने आपसे ये पूछा कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास कोई रोड मैप है या सिर्फ दावे हैं? इस पर जवाब दीजिए। नहीं पहले आप सुनिए। आप जो अभी दावा कर रहे थे कि यहाँ जीडीपी होगा, मैं बता रहा हूँ कॉग्निजेबल जो है 1,04,778 हुआ 2005 में, और इनकी सरकार 2019 में 2,69,096 किडनैपिंग का केस 2005 में है। एनसीआरबी का डाटा 2002 से 26। एक इमोशनल अपील नीतीश कुमार ने की, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर 4 पेज की एक चिट्ठी बिहार की जनता के नाम पोस्ट की है। सैयद जफर इस्लाम जी, ऐसा क्या बोला जा चुका है, नहीं बोला गया है पहले, जो इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है? देखिए मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, लोग उनकी तरफ देखते हैं। सबको सब जगह रैली करना मुश्किल है, सबको संबोधन करना मुश्किल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो हकीकत था वो अपने पत्र में लिख के भेज दिया है जनता को, और बताया है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से उनके लिए जो पिछले 15 साल में जिस तरह से बेहतर हुआ, पिछले 6 साल में जो बहुत अच्छा काम किया है। अभी आंकड़े गिना रहे थे, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, शायद उससे उनको भी समझ में आएगा कि कैसे पिछले 15 साल में बिहार की प्रगति हुई है, बिहार के लोगों की प्रगति हुई है। अगर पर कैपिटा इनकम में देखें तो 8,000 था जब लालू यादव की सरकार 2005 में छोड़ा था, और आज उसको देखिए तो 43,800 रुपये, मतलब 44,000 रुपये है। अगर आप देखिए तो कर्जा का भार जो सरकार पे छोड़ के गए थे लालू यादव, वो 6.5% फिस्कल डेफिसिट था, आज वो घट के मात्र 2.7% हो गया है। आप अगर देखिए तो वहां पर जो बिजली जो है 22% बिजली होती थी जो उत्पादन, वहां आज वो 96%, 100% बिजली उत्पादन हो गया। घर में डिबरी जलती थी, पहले लोड शेडिंग होता था, डिबरी जलती थी, अब एकदम पक्की लाइट आती है, हर 24 घंटे आती है। लेकिन बिहार की आप अगर देखें तो सड़कें जो है पक्की सड़कें, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय उनकी क्यों है? तुलना का एक ग्राउंड देश भी होना चाहिए कि पूरे देश के आधार पर बिहार कहां खड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के बयान पर विपक्ष ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, तो साथी दलों ने कहा अभी वक्त बाकी है।
जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिल है, और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे, और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार की चुनावी मंच से इस भावुक अपील को लेकर जबरदस्त रिएक्शंस का दौर जारी है। अलग अलग दल इसे अपने अपने तरीके से देख रहा है। चर्चा हम भी यहां पर खास मेहमानों से कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, सीधे आपका रुख करते हुए, कुछ देर पहले मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ट्वीट का जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक तरह की ये दया याचिका है अपने। ठीक है, मैं आ रही हूं, जफर इस्लाम जी आपके पास आऊंगी। अजय उपाध्याय जी, पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह की दया याचिका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दया याचिका पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय नहीं थी? क्योंकि कैप्टन भी अपने चुनाव प्रचार में ये बात साफ तौर पर कह चुके थे, उनका अंतिम चुनाव है। तो राजनीति में इस तरह की इमोशनल अपील्स कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, नीतीश जी के इमोशनल अपील में और उनके अपील में डिफरेंस था। नीतीश जी अब आज निराश हैं, हताश हैं और बेसहाय होकर के ये इस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह भाजपा के लोग ही आंतरिक तौर पर उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 15 सालों में जिस तरह रोजगार से जुआ जो परेशान है, अपराध पर लगाम नहीं है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं उसकी स्वीकारोक्ति भी है। नीतीश जी को माफी के साथ ये अंतिम चुनाव की बात करते तो बेहतर होता। आज जिस तरह वो टायर और रिटायर हो चुके हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है चुनावी सभाओं में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही हो कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे पत्थर मुझ पे फेंको, तुम सभा से भाग जाओ। इस तरह की बातें बौखलाया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति तो ही कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते रहे। इस बार मुख्यमंत्री चाहे वो जिसके पार्टी अशोक गहलोत मंच से कैसी बातें बोलते हैं, ये आप भूल गए क्या? अशोक गहलोत जी मंच से कैसी बातें बोलते हैं, ये भूल गए क्या आप? देखिए, अशोक गहलोत जी का चुनाव नहीं है। मीनाक्षी जी, आप तो बहुत अच्छी एक एंकर हैं। और नहीं, अगर हम राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, अगर राजनीति में आचरण की बात कर रहे हैं, तो वो सवाल तो सबके ऊपर उठेंगे ना सर। मुख्यमंत्री हैं वो, आपके इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। चुनाव के वक्त जिस तरह की भाषा का, अमर्यादा का, जिस तरह की अनैतिकता का परिचय कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी इस तरह के व्यक्ति देता हो, तो इस पर एक प्रश्न आता है। एक बात जरूर लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जफर भाई ने बड़े लंबे लंबे डाटा दिए हैं। जफर भाई से जरा ये भी पूछा जाना चाहिए कि नीति आयोग ने बिहार जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट क्या कहती है? गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी के मामले में बिहार सबसे नीचे पावदान पर है। कौन सा विकास नीतीश कुमार जी ने किया? अपराध का ठीक है, राजीव जी पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम के पास जाऊंगी। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये अभी एनसीआरबी के आंकड़ों को ये दोहरा रहे हैं। जो रक्त रंजित बिहार का अतीत है, नरसंहारों का वो दौर बिहार भूला नहीं है। आज एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, प्रति लाख संज्ञेय अपराध के आंकड़ों में जो तालिका है, उसमें बिहार 23वें नंबर पर है। आबादी का दूसरा बड़ा प्रांत 23वें नंबर पर, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में 29वें नंबर पर है, और बलात्कार के मामलों में 33वें नंबर पर है। अब ये राजद के प्रवक्ताओं को बिहार की जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कई सवाल हो सकते हैं, कानून व्यवस्था में ट्रैक रिकॉर्ड है। रंजन जी आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए ना, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी, प्लीज एक सेकंड। जो शहाबुद्दीन जैसे जो बाहुबलियों का दौर है, और जिस तरह से सदमे के तौर पर उस दौर को लोग याद करते हैं, वहां ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे तुलनात्मक आंकड़े देकर
आप जग हंसाई के पात्र बनेंगे चितरंजन जी। और बिहार के विकास को अगर जो लोग जानते हैं तो जीएसडीपी से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता है जिसमें आज हम देश के पहले पायदान पर खड़े हैं और 15 वर्षों में 12 बार हम लोगों ने डबल डिजिट में टच किया और 6 बार हम अव्वल रहे। सड़कों का, बिजली का जो भी सवाल है, और अब जब हर खेत को पानी हम देंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज की पूरी तैयारी हमारी 68 इंडस्ट्रियल एरियाज तैयार है, 1706 यूनिट हमारे फंक्शनल है। तो ये कौन लोग हैं? इनका वायदा क्या है? ये विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का वेतन रोक करके 47 रुपए का वेतन देंगे बिहार को। वो हम लोगों ने चितरंजन जी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। देखिए अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके प्लीज एक एक करके। चितरंजन जी मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके प्लीज। अभी उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए। सिवाय डायरेक्टर्स बंगलों में मुख्यमंत्री, वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को शिफ्ट कराने के राजद ने वहां नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया। प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सुन लीजिए। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, एक एक सेकंड का महत्व होता है। प्लीज राजीव जी कंप्लीट करिए। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आज ये रोजगार का वायदा कर रहे हैं, इनको केवल कुछ जानकारियों के आधार पर इनको खंगाल लीजिए। 18 महीने बतौर मुख्यमंत्री यहां तेजस्वी यादव रहे हैं और उन 18 महीनों में 2 घटनाएं हैं जिसके कारण उनके बंगले में करोड़ों रुपए की सजावट और आईआरसीटीसी में उनकी नामजदगी। झारखंड में रोजगार के नाम पर ये सत्ता में आए, 9 महीने में तो आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे ना, सरकार तो आपकी थी। अगर आपको लगता है कि उन्होंने इलीगल काम किया तो क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया आपने? तो ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, अनैतिक बातें। एक टीवी डिबेट में झूठा बेईमान बोल के क्या फायदा? सरकार में तो आप है ना, उनको करिए। तो फिर जेल के अंदर अगर आपको लगता है कि वहां पर गलती हुई है या वहां पर कोई इलीगल काम हुआ है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम जी आइए बातचीत में। आपसे मेरा सवाल है चिराग पासवान को लेकर। जब हम इमोशनल अपील्स की बात कर रहे हैं, ऐसी इमोशनल अपील हम चिराग पासवान की तरफ से भी कई मंचों पर देख चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप तो बीजेपी के ऊपर भी लग ही रहा है कि आप चिराग पासवान को या तो समझाने में नाकाम रहे हैं या उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर लाने में नाकाम रहे हैं। वो तो जगह जगह कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान था, हूं और रहूंगा। नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं सब लोग। नहीं, अरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मैं अभी बिहार में हर जगह चप्पे चप्पे घुमा हूं, मुझे मालूम है बिहार की हालत क्या है। चिराग पासवान को 2-3 सीटें मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने वो भी बार बार इसलिए नाम लेना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए कि सबको पता है कि सबसे लोकप्रिय नेता इस दुनिया का और हिंदुस्तान का जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है। तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। उनको अच्छे से पता है कि उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई वो बड़ी ज्यादा सीटें मिले, वहां पर बड़ी पोजीशन मिले। वो जाहिर है नहीं उस स्थिति में नहीं है, ना उनकी वैसी स्टैंडिंग है, तो हम एनडीए ने उनको एकोमोडेट नहीं किया। अब नहीं किया तो वो बाहर है एनडीए के, इसलिए हम वो जो भी कुछ कहें उसका कोई महत्व नहीं है, कोई माने नहीं है। वो अपनी साख बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। एनडीए से ना उनका कुछ लेना देना है, ना एनडीए के वो घटक दल में है। अब वो अगर 2 सीटें पा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए मैं बिहार में पूरा एक एक जगह घुमा हूं, सीमांचल हो चाहे कोई भी हो। अभी आखिरी फेज का सीमांचल का जो वोटिंग होना बाकी है कल, मैं आपको निश्चित तौर से कह रहे हैं उन्होंने कोई इमोशनल अपील नहीं की। उनकी जो लोकप्रियता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, वो आपको देखनी चाहिए। लोग किस तरह से मानते हैं मुख्यमंत्री जी को, वो आपको देखना चाहिए। जाके उस इलाके में दौरा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कांग्रेस वाले क्या बात कर रहे हैं, इन्हें आरजेडी वाले क्या बात कर रहे हैं। इनको अपनी वहां साख बचा पाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। वहां पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये आखिरी सभा है, कल आपको पता है 10 लाख नौकरी के वादे पर भीड़ उमड़ने लगी उनकी रैलियों में, या उनकी चर्चाएं इस तरह से होने लगी कि ऐसा लगा कि बिहार में डेवलपमेंट का मुद्दा मेन कोर्स में आया है। तो ये किसी ना किसी वजह से तो आया होगा ना। चूक तो यहाँ पर जिन सीएम के लिए आप कह रहे हैं कि उनके काम पर पूरा आंख मूंद के बिहार की जनता भरोसा कर रही है, तो ये क्रेडिट तो आप देंगे ना। डेवलपमेंट का मुद्दा कैसे आया मेन डिस्कोर्स में? सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 2-3 बातें कहूंगा। देखिए जिस तरह से उन्होंने बिहार को 2005 तक जिस तरह से बिहार में जो है कोड़ के रखा था, उसको भरपाई करने का काम जो है पहले हमारी सरकार ने किया। लोगों को बिजली, पानी, सड़क दी, उसके बाद विकास का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ने ये जो
बोला था जो उनको खुद पता नहीं था कि 10 लाख जॉब कैसे आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं सैलरी काट के देंगे, ये करके देंगे, एमएलए की सैलरी काटेंगे। उनको पता ही नहीं बजट कैसा होता है, बजट में कितना सैलरी का पार्ट होता है। आरोप है कि तेजस्वी यादव बताइए 10 लाख नौकरी कैसे आएगी। ठीक है, नहीं, उन्होंने एक चीज लास्ट में कह रहे हो कि 10 लाख नौकरियां नहीं, 10 लाख में एक नौकरी मिलेगी। वो अपना रेट बताया उन्होंने, 10 लाख में एक नौकरी मिलेगी। अब प्रदेश की जनता समझ गई है जो अपना जो खानदानी पेशा है उनका करप्शन, जो खानदानी थोड़ा ही समय बचा है, अरे खानदानी पेशा जो आप लोग का है करप्शन, उसमें आ गया। बोलने का शऊर नहीं है, क्या बात करते 10 लाख नौकरी कैसे आएंगी चितरंजन जी? सवाल ये है 10 लाख नौकरी कैसे आएंगी? उनके पास रोड मैप है इसके लिए? बिना नौकरी किए 75 घर कहां से आ गए? इतना पैसा कहां से आ गया? कभी काम तो किया नहीं, सब चोरी का ही तो पैसा है, करप्शन का ही तो पैसा है। क्या किया आपने बताइए? लालू यादव से लेकर उनके घर परिवार के बारे में किया है, क्या उपलब्धियां उनकी, क्या किया है, क्या पब्लिक सर्विस किया बताइए? किस तरह से इतना आपका नेटवर्क कैसे हुआ? पहले बताइए प्रदेश की जनता को नेटवर्क कैसे हुआ? 10 लाख का रेट नहीं बताया आपने, 10 लाख एक जॉब के लिए रेट है क्या आपने? नहीं, आप पगला गए क्या? आपको नहीं, आप पगला गए क्या? आपको पता नहीं है कि नहीं, आपको पूछ रहे हो क्या? बताइए नेटवर्क का डिटेल बताइए, नेटवर्क का डिटेल बताइए, सबके पास अपने हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी दांव चल दिया। पूर्णिया की एक रैली में नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता दिया। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर कितना निशाने पे लगता है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता हैं। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेवल के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चचा भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर नीतीश के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, वो थक चुके हैं बिहार संभालने वाला। तेजस्वी पूरे चुनाव भर नीतीश कुमार पर जोरदार हमले बोलते रहे, नीतीश कुमार को थका हुआ करार दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस सवाल पर बिना उनका नाम लिए चुनौती दे डाली कि उनके साथ जरा चलकर तो दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन कितना थक गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा।
आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना, ये थक गए हैं आप, मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ नीतीश गिरे, बल्कि बीजेपी का राष्ट्रवाद भी हिचकोले खाने लगा। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, अरे रोजगार चाहिए। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं, जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को, और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। नीतीश के खिलाफ मोर्चा विपक्ष ने तो खोला ही। इस बार एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान भी नीतीश से दूर छिटक गए। करीब करीब उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। दावा भी किया कि अगली सरकार एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। मैं इसको भाजपा से जोड़ रहा हूँ। आपका जो तो भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है, वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से इन पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 रैलियां की और चुनाव का रुख बदलने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मोदी ने ट्विटर पर बिहार की जनता के नाम 4 पेज की एक इमोशनल चिट्ठी पोस्ट की। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता क्या अपेक्षा कर सकती? दिन दाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी न बोले। बिहार विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे उठे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला तो तमाम मुद्दे हवा हो गए। तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे के सामने उन्होंने लालू के 50 साल के जंगल राज की कहानी सामने रख दी। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। बिहार के लोगों ने जंगल राज को
डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी का दांव खेल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में साफ किया कि विपक्ष कहां खड़ा है और एनडीए बिहार के लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है। जात पात बनाम विकास, झूठा वादा बनाम पक्का इरादा, कुशासन बनाम सुशासन, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, अवसरवादिता बनाम आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में बिहार वासियों को सुनहरे सपने दिखाए तो ये भी बताया कि एनडीए के शासनकाल में बिहार को क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो गई। मोदी ने चिट्ठी में भूत, वर्तमान और भविष्य का खाका खींचते हुए तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा। सबका साथ, सबका विकास, आधुनिक और नया बिहार, अभाव से आकांक्षा की ओर बिहार, हर गरीब को पक्का घर, घर घर में शौचालय, हर गरीब को गैस कनेक्शन, बैंक से जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन और बीमा, हर घर जल का सपना, एयरपोर्ट, वाटरपोर्ट और सड़क निर्माण, भय मुक्त समाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बिहार के विकास को लेकर तमाम दावे और वायदे किए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गरमाए रखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए जनता से नीतीश कुमार का साथ देने की अपील की। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी न आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं, इसके लिए मुझे बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 12 जिलों में 12 रैलियां की, जिसका असर सीधे 100 सीटों तक पहुंचा। इसके बाद उन्होंने लगातार ट्वीट किए। आज उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिट्ठी लिखकर बिहार की जनता के लिए एक संदेश छोड़ा। अब मोदी की इस चिट्ठी का असर बिहार की जनता पर कितना हुआ, इसका जवाब तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। आज तक ब्यूरो।